नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के लिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दवाइयाँ तो हम लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करनी होंगी, जो आपके बॉडी में जो दोष हैं उसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी जो है उसमें एक बहुत बड़ा कारण वात दोष को माना गया है। वात दोष क्या है इसके लिए हम अलग एक हमारा वीडियो है जो आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा कि वात दोष का इंपॉर्टेंस आप समझे, क्योंकि जब तक आप उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक जो हम डाइट एंड लाइफस्टाइल बताते हैं आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि एक जो रूटीनली जो एक अवधारणा है कि बस दवा लेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपको एक अच्छे गुणों वाली संतान भी चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी तो आईवीएफ जिनका होता है उनको भी ठहरती है, सभी केसेस सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन आप देखिए कि उनमें कितने कॉम्प्लिकेशंस मदर को भी होते हैं और होने वाले बच्चे को भी होते हैं। तो यहाँ आयुर्वेद में जो हम नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें माता के भी शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए और होने वाला बच्चा भी पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उसके लिए औषधियों के अलावा आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ इस वीडियो में कुछ नॉर्मल चीजें, ऐसे तो हम सेक्शन वाइज चीजें बताते हैं कि आपको ड्यूरिंग पीरियड किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको उस समय आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, जब आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही हैं उस समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या खाना खाना है, कैसे रहना है। लेकिन एक जनरल जो लाइफस्टाइल में चेंज, क्योंकि सारी चीजें आप एक साथ नहीं कर पाएंगे और सभी कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन सब कुछ ना कर पाए तो भी ये कुछ जो बेसिक चीजें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो चीजें आपको करनी ही है, तभी आपको मेडिसिन का पूरा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हम बताते हैं कि मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट का 1/3 पार्ट है। जो ओरल मेडिसिन हैं वो 1/3 पार्ट है। एक पार्ट तो 1/3 जो पार्ट है वो आपका कॉज है, आपका किस कारण से इनफर्टिलिटी हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सारे कारण रिपोर्ट्स में दिखे वो जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको भूख लगी है और आप किसी टेस्ट से नहीं बता सकते कि भूख कितनी लगी है, कोई रिपोर्ट उसकी नहीं होती। आपको गुस्सा आ रहा है, कोई ब्लड टेस्ट हम करके नहीं बता सकते कि कितना गुस्सा आ रहा है। वैसे ही बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में ऐसी है जिनको किसी ब्लड टेस्ट से नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन वो बॉडी में अपना असर दिखाती हैं और वो आपकी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत बड़ा कारण होती है, जिसमें वात दोष एक बहुत इंपॉर्टेंट दोष है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो वात दोष को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बैलेंस में लाना है, उसके लिए औषधियां हम दे रहे हैं। पंचकर्म में आपको वस्ती के लिए एडवाइस किया जाएगा, क्योंकि अगर आप वस्ती करवाते हैं तो मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो जल्दी आता है। जो रिजल्ट आपको 1 साल में मिलना है वो रिजल्ट आपको 6 महीने में आता है। ये वस्ती का इफेक्ट है। तो अगर हमारी एडवाइस ये रहती है कि ट्रीटमेंट कराने से पहले हम डिटॉक्स थेरेपी करवाते हैं जिसको विरेचन कहते हैं, और उसके बाद हमारी एडवाइस ये रहती है कि 1 महीने बाद आप वस्ती करवाएं। इससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सॉल्व हो जाएगा और जो वात के कारण जो सारे फंक्शन रेगुलर रूप से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने चाहिए, चाहे वो आपकी ट्यूब का प्रॉपर फंक्शन हो, आपके एग्स का प्रॉपर बनना हो, आपके यूट्रस की लाइनिंग का अच्छा बनना हो, वो सारी चीजें जो है वो वात दोष के कारण होती हैं। अगर वो बैलेंस है तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी, और अगर वात डिस्टर्ब है तो आप कितना भी कुछ कर लें, ये बिना वात दोष के ट्रीटमेंट किए वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो जो रूटीन हम लोग आपके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना ही है, तभी आपके ड्रग के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसमें मैं 10 रूल ऐसे बताने जा रही हूँ। पहला रूल जो है वो आपको समय से सोना है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि अगर आप देर रात जगते हैं तो आपके शरीर में वात और पित्त बढ़ता है। वात बढ़ेगा तो उसके कारण आपका जो यूट्रस का स्ट्रेंथ है प्रेगनेंसी को या गर्भ को धारण करने का वो कम होगा, एग्स की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। वैसे ही अगर पित्त बढ़ेगा तो बॉडी में इंटरनल हीट बढ़ेगी, जिसके कारण से आपके जो एग्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे या
बढ़ रहे हैं तो आपका एक लेवल तक आके जो रप्चर होना चाहिए वो रप्चर नहीं होके उसमें हेमरेजिक सिस्ट हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स की इनफर्टिलिटी का कारण ये होता है कि उनके एग्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, या बढ़ रहे हैं तो एक्सेसिव ग्रोथ होके उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जा रही है। तो इसका कारण वात और पित्त होता है, जो आपके देर रात जगने से होता है। तो कोशिश करें कि 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक आप सो जाएं। अब टाइम से अगर सो रहे हैं तो टाइम पे उठना भी है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते। अगर आप सुबह समय पर नहीं उठेंगे, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे, 5 से साढ़े 6 बजे तक उठने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर उससे देर तक आप सोएंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे। बॉडी में, जिसे आयुर्वेद में हम आम कहते हैं या कफ दोष कहते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म लो होगा तो आपके जो एग्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। आपके यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम अच्छी बननी चाहिए वो नहीं बनेगा। ऐसे पेशेंट्स को पीसीओडी या फाइब्रॉयड या ट्यूबल ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपका समय पे उठना भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में दवाई जैसा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब जब हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, कुछ जो अभी रूटीन में चेंजेस बताने जा रही हूँ, नस करना है, नाभि पूरण करना है, प्राणायाम करना है, कुछ योगासन करने हैं, कुछ अभ्यंग करना है, तो पेशेंट कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सभी के पास 24 घंटे ही होता है दिन में। बस जरूरत होती है कि वो आप उस क्रिया की इंपॉर्टेंस को समझें, उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालें। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा, आप उसको करने के लिए बाध्य होंगे। तो वात को रेगुलेट करने के लिए ये सारी चीजें हैं। वात का जो गुण होता है वो रुक्ष होता है, ड्राई होती है वात अगर बढ़ रही है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में जो आपको ड्राइनेस लग रही है, जो कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, गैस की फीलिंग हो रही है, वात डिस्टर्बेंस का सबसे पहला जो सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन और गैस बनना है, जिसको हम बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं, या हम बस दवाइयां खा के अपना पेट साफ करना चाहते हैं। वात किस कारण डिस्टर्ब हो रही है वो हम जानने की भी कोशिश नहीं करते। आपका यहाँ लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट किया जाएगा, जिसमें डिफरेंट आपके जो डाइट है, आपकी जो लाइफस्टाइल में बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें से कौन सा फैक्टर आपके वात को डिस्टर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक जो जनरल रूल सभी को फॉलो करना है ताकि उनकी बॉडी में वात और डिस्टर्ब ना हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिमर्श नस्य। ये आप सुबह में जब आप टॉयलेट से होकर आते हैं तो हथेली में जो भी हमने ऑयल बताया है, और अगर हमने कुछ नहीं बताया तो आप सिंपल नारियल तेल ले सकते हैं। अदरवाइज पूछ के ही यूज करें कि आप कौन से तेल से नस्य और अभ्यंग करें। तो जो भी तेल हमने बताया है उसकी 4-5 बूंदे आप हथेली में लेंगे और छोटी उंगली को हथेली पे रगड़ के उस पे तेल लगा के, और अपनी बाई नाक में उंगली जितनी अंदर जाती है जाके, और दाहिनी नाक को ऐसे अंगूठे से बंद करके, और बाई नाक से आपको खूब तेज सांस लेनी है उंगली अंदर रख के, ताकि वो तेल आपके अंदर नाक के अंदर जाए। और फिर वैसे ही बाई नाक को बंद करके फिर तेल लेके फिर दाहिनी नाक में डाल के खूब अंदर आपको सांस खींचनी है, ताकि तेल दोनों नाक से एटलीस्ट 2-2 बूंद तेल नाक में जाए। और बहुत बार जब तेजी से आप खींचते हैं सांस अंदर तो गले में वो तेल आता है, उसको निगलना नहीं है, उसको थूक देना है। तो ये हुआ प्रतिमर्श नस्य। ये आयुर्वेद में बताया गया है नाशा ही सिरसो द्वारम। ये जो हम तेल अप्लाई कर रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग फलघृत बताते हैं, जो भी स्नेह आपको बताया जा रहा है वो आपके नेजल कैविटी से होता हुआ आपके ब्रेन को रेगुलेट करता है। और वेस्टर्न साइंस में भी हम जानते हैं कि जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो ब्रेन से आपके सिक्रीट होते हैं। तो ये नस से जो है वो आपके जो हार्मोनल सिक्रीशन से उनको रेगुलेट करता है। इसके रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई है जिनमें ये पाया गया है कि नेजल रूट से जो दी गई दवाइयां हैं वो ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। तो आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए प्रतिमर्श नस्य एक बहुत अच्छा साधन है जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, इसको पीरियड्स के टाइम नहीं करना है, या आपको अगर जुकाम है या फीवर है तो उस समय नहीं करना है। जो बचा हुआ तेल है अब आपको उसको दूसरी फिंगर से अपनी नाभि में लगाना है, इसे हम नाभि पूरण कहते हैं। आयुर्वेद में नाभि को जो है वो शिराओं का उद्गम स्थल बताया गया है। अब एनाटॉमिकली भले ही आपको नाभि से शिराएं निकलती हुई ना दिखें, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है, और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि नाभि से शरीर में जो
72,000 शिराएं हैं, उनका पोषण होता है। और ये नाभि पूरण अभी वेस्टर्न कंट्रीज में बेली बटन थेरेपी के रूप में बहुत प्रचलित हो रही है। डिफरेंट अलग अलग तरह के ऑयल्स को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आयुर्वेद में इसे नाभि पूरण नाम से बताया गया है। आप अपनी शरीर की वात को बैलेंस करने के लिए नाभि पूरण नस्य के बाद जरूर करें। इसके बाद बारी आती है प्राणायाम और आसन की। आयुर्वेद में वात का संबंध आपके शरीर और मन दोनों से बताया गया है। और प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण आयाम, प्राणों का आयाम। वायु जो है वो प्राण कही गई है। तो जो हम नियमन करते हैं, अगर हम वात को रेगुलेट कर लें तो हमारा मन भी रेगुलेट होता है। और आयुर्वेद में सौमनस्य मतलब आपके रिलैक्स माइंड को प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट चीज बताया गया है। तो अगर आपका माइंड रिलैक्स रहता है तो आपकी वात भी रेगुलेट रहेगी और मन और वात दोनों ही मिलके आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी में तैयार करते हैं। तो आप सोचिए, अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन पूरे टाइम स्ट्रेस में है कि होगा कि नहीं होगा, इस बार भी नहीं हुआ, तो पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। इसलिए प्लीज वात को रेगुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स हम बता रहे हैं आपको, जो नस्य नाभि पूरण, प्राणायाम, अभ्यंग बता रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मान के आप उसको फॉलो करें। तभी पूरी होलिस्टिक वे में आपका ट्रीटमेंट होगा और रिजल्ट जल्दी और सक्सेसफुली मिलेगा। तो प्राणायाम किस तरीके से करना है, वो उसकी विधि जो है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में दी जाएगी। और उसको कैसे करना है उसका एक अलग सेपरेट वीडियो है और एक गाइडेड वीडियो है। एक बार आप पहला बार कैसे विधि है, किस तरीके से करना है, वो पूरा हमने वीडियो में बताया है, वो आप उसको एक बार देख लें। और उसके बाद जो गाइडेड वीडियो है उसको आप डेली साथ में चला के और जैसा जैसा हम इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं आप वैसा वैसा करेंगे। तो वरना अकेले करने में बहुत बार मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। तो वो चीजें आप जो वीडियो है आप उसको चला के साथ में आप प्राणायाम कर सकते हैं नहाने से पहले। उसके अलावा कुछ आसन हैं जो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए बताए जाएंगे, उसका भी वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो वो जो आसन के भी वीडियो हैं वो आप साथ साथ में चला के जैसा बताया गया है वैसा करते जाएंगे। इसके बाद ऐसे तो आयुर्वेद में अभ्यंग पहले बोला गया है, इसके बाद आसन व्यायाम कहा गया और फिर स्नान कहा गया है। लेकिन क्योंकि ऑयलिंग करके फिर व्यायाम करना, उससे बहुत बार लोगों को लगता है कि कपड़ों में तेल लगेगा, थोड़ा वो डिस्टर्बिंग होता है। तो उसका एक ऑल्टरेशन है कि आप आसन प्राणायाम कर लें, फिर नहाने से पहले अच्छे से अभ्यंग कर लें। तो 5 मिनट आपको अपनी बॉडी को ऑयलिंग देनी है। जैसे एक लकड़ी का डंडा है या लाठी है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसको तेल में भिंगाया जाता है, उसकी जो ड्राइनेस है वो कम होती है। वैसे ही हमारा शरीर है और हमारी अस्थियां हैं, हमारी स्किन है। वात का जो स्थान है आयुर्वेद में स्किन और अस्थि बताया गया है। तो जो स्किन के थ्रू हम ऑयल एप्लीकेशन करते हैं वो हमारी स्किन के थ्रू होता हुआ हमारे अस्थियों को भी पोषण देता है। और स्किन और अस्थि में जो वात दोष है उसको रेगुलेट करता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो अगर आपकी बॉडी में वात बैलेंस रहेगा तो आपका मन भी बैलेंस रहेगा। और मन बैलेंस रहेगा तो आपको सौमनस्य होगा, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वात और मन दोनों ही बैलेंस स्टेट में होंगे तो ही प्रेगनेंसी जल्दी होगी। तो ड्रग्स तो हम दे रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, लेकिन वात और मन को बैलेंस करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है जिससे आपके ट्रीटमेंट का रिजल्ट जल्दी आपको मिले। तो 5 मिनट नहाने के पहले आप अभ्यंग करेंगे, उसके बाद नहाना है। नहाना बहुत ही ज्यादा ठंडे या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी वात डिस्टर्ब होती है। तो अगर ठंड का समय है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। और पानी बिल्कुल अचानक से नहाते समय सिर से स्टार्ट नहीं करना है, पहले पैरों पे पानी डालना है, उसके बाद फिर आपको नहाना है। तो ये भी वात को रेगुलेट करने के लिए है। इसके अलावा एक और गलती जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है कि महिलाएं प्रायः घर का सारा काम करने के बाद फिर अपनी अर्जेस को स्टूल पास करती हैं और फिर नहाती हैं, या बहुत बार वॉशरूम हो आई और उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर 12 बजे नहाती हैं, उसके पहले नाश्ता हो जाता है। ये भी आपकी अग्नि को दुष्ट करता है। तो कोशिश करना है सुबह उठ के
1 घंटे में ये सारा काम हो जाता है, 45 मिनट्स में भी हो जाता है। तो इसको प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आप रखेंगे तो सुबह ही जो आपने उठे, मल त्याग किया, फिर आपने आसन प्राणायाम किया, अभ्यंग किया, नहा लिया, 45 मिनट्स में सब हो जाएगा। तो इससे आपकी अग्नि अच्छी रहती है। अग्नि अच्छी रहेगी तो आपके शरीर में दोषों का बैलेंस अच्छा बना रहेगा। तो समय पर नहाना भी जरूरी है। बिना नहाए बहुत सारे लोग खा लेते हैं। धर्म शास्त्र की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि नहाने से हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और हम जो भी लेते हैं वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। इसलिए बहुत सारी औषधियां जो हम लोग बताते हैं वो नहाने के तुरंत बाद खाली पेट लेने के लिए बोलते हैं, जिससे उसका काम रसायन की तरह होता है। वो आपकी रस धातु तक बहुत अच्छे से पहुंचती है और उन औषधियों का रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलता है। और वही अर्ज कंट्रोल आपको नहीं करनी। अगर आपको मलत्याग के लिए प्रेशर आ रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अर्ज के कंट्रोल से भी आपके शरीर में वात बढ़ता है। वैसे ही रात में देर तक जगने से भी आप निद्रा के वेग को धारण कर रहे हैं, तो उससे भी आपके शरीर में वात बढ़ेगा। तो कोई भी अर्ज हो, चाहे प्यास लगी हो, चाहे नींद आ रही है, चाहे भूख लगी है, ये अर्ज आपको, ये वेग आपको धारण नहीं करना है। उसको उचित समय पे आपको पूरा कर लेना है। अब बात आती है नाश्ते में क्या लें। नाश्ते में महिलाएं जनरली कुछ भी नहीं लेती हैं। अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आपको शरीर के पोषण के लिए लेना चाहिए। यहाँ हमारी एडवाइस इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए ये रहती है कि आप सात्विक आहार लें। सात्विक आहार में फल सबसे अच्छे रहते हैं। तो नाश्ते में कोशिश करें कि थोड़ा मखाना किशमिश खा के, क्योंकि मखाना और किशमिश दोनों ही गर्भ स्थापन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो मखाना किशमिश खा के सीजन में जो भी फल चल रहा है, जो भी मौसमी फल है, वो आपको नाश्ते में लेना है। नाश्ते में फ्रूट्स ही लें तो अच्छा है। कच्चा पक्का साथ में मिला के न लें कि रोटी भी खा लिया और नाश्ता भी कर लिया। या बहुत सारे लोग नाश्ता ना करके सीधे भोजन ही करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। भोजन घर का बना, साथ में जो आपको अच्छा लगता है वो आहार लें। बहुत तीखा मसालेदार नहीं लेना है। सुपाच्य हल्का भोजन, जब आप इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हल्का सुपाच्य भोजन लेना है, जिससे आपको अपच ना हो, आपकी अग्नि मंद ना हो। क्योंकि जो एग्स बनने हैं, जो यूट्रस में झिल्ली बननी है, जो बॉडी में हार्मोन बनने हैं, वो सब जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होगा तभी वो सारी चीजें अच्छे से होंगी। तो अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने डाइजेशन को ध्यान रख के खाना खाना है। खाने को भी किस तरीके से खाना है, खाना खाने के क्या नियम हैं, वो भी हम एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन अभी रूटीन आपकी लाइफस्टाइल कैसी रखनी है वो हम बता रहे हैं। और ये सारी चीजें सुन के घबराना नहीं है कि एक साथ ये सब आपको करना है। एटलीस्ट आप जाने कि क्या सही है क्या गलत है, और धीरे धीरे उन चीजों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको डालना है। कोशिश करना है जब तक इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड न खाएं। कभी कभार चलता है, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बाहर की कोई भी चीज, प्रोसेस्ड चीज, पैक्ड चीज नहीं खानी है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या जो मलबंध है वो वात बढ़ने का सबसे पहला इंडिकेटर है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको ये नहीं कि त्रिफला ले लिया, हरितकी ले लिया और पेट साफ हो गया। पेट साफ करना उसका सोल्यूशन नहीं है। आपको क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपकी वात किस कारण से बढ़ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या आप गलत आहार ले रहे हैं, क्या आप गलत विहार कर रहे हैं, वो आपको जब हम लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करते हैं तो उसमें बताया जाएगा। इसके अलावा मानसिक रूप से आपको रिलैक्स रहना है। हर समय आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप जिस चीज के लिए आपको जो कर्म करना है, अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए जो आपको कर्म करना है, डॉक्टर ने जो चीजें बताई हैं आपका करना वो कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को करें। टेंशन लेके आप अपनी स्थिति और बिगाड़ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। और इंपॉर्टेंट बात कि रुक दो। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपके मानसिक भावों को, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो आपके मानसिक भाव अच्छे होने चाहिए। इस समय जो आपके मन को स्ट्रेस देने वाली चीजें हैं वो ना देखना है, ना सुनना है, ना उसके बारे में सोचना है। कहना आसान होता है लेकिन आपको कोशिश करनी है। मन में जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है तो आपको किसी अच्छी चीज की तरफ, किसी अच्छी चीज, अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रही तो आप जिस भी भगवान पे विश्वास करते हैं आप उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं, या अपनी ब्रीदिंग पे आप ध्यान दे सकते हैं। इससे आपके मन में
विचार संतुलित होंगे। रोक दो जरा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, स्ट्रेस या नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना। अगर आप नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो आप बाकी जो भी कर रहे हैं वो फिर आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस से शरीर में वात बढ़ती है। तो आपको चिंता, भय, क्रोध, शोक ये नहीं करना है। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आप जब उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो आप उन चीजों को अवॉइड करेंगे। अगर मन में कोई भी नकारात्मक विचार आ रहा है तो या तो आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके नाम का स्मरण करें। तो नेगेटिव थॉट्स की तरफ जो हमारा मन जा रहा है वो वहां से रुक जाता है। क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव थॉट आने शुरू हुए तो उनकी चेन शुरू हो जाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार, और हम उन विचारों के श्रृंखला में कहां तक पहुंच जाते हैं हमें खुद भी अंदाजा नहीं लगता। तो जहां भी अपने अपने लिए आपको अवेयर रहना है कि जहां भी मन में नेगेटिव विचार आने शुरू हुए, आपको वहां से हटा के तुरंत ईश्वर पे, जिस भी भगवान को मानते हैं उनको स्मरण करना है। या अगर नहीं तो आप अपनी ब्रीदिंग पे भी ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो करना मुश्किल होता है तो मन में ना लेके मुंह में धीरे धीरे आप नाम जप कर सकते हैं। इससे आपका जो मन है वो स्थिर होगा और जो नेगेटिव थॉट्स की जो चेन बन रही है वो टूटेगी। सोशल मीडिया पे भी हम बहुत बार बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखते हैं जिससे हमारे मन में भय, ईर्ष्या, क्रोध आता है। उन स्टिमुलस को भी आपको रोकना है। पॉजिटिव विचार वाली चीजें पढ़ें, पॉजिटिव विचार वाली चीजें देखें। लोग क्राइम सीरियल, डिटेक्टिव सीरियल, हॉरर मूवीज ये सब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे भी आपके जो मन है वो डिस्टर्ब होता है और उसके कारण से आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है। तो वात दोष को रेगुलेट करने के लिए अब आप समझ गए होंगे जो हमने ये 10 टिप्स बताए हैं। समय पे सोना है, समय पे उठना है, इसके बाद नस्य, नाभिपूरण, प्राणायाम, आसन, अभ्यंग, ये तो आपके मॉर्निंग रूटीन के लिए मस्ट डू थिंग है। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। अर्जेस को, आपके जो वेग आए हैं उसको कंट्रोल नहीं करना है, शारीरिक वेग। नाश्ता और खाना जो है वो सात्विक होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपने मतलब जो लाइव असेसमेंट टेस्ट में हमने जो चीजें करने को बताई हैं वो करेंगे। खाने के लिए क्या नियम है, खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका पाचन अच्छे से हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको दिया जाएगा। और अपने मानसिक भावों पे नियंत्रण रखना है। क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या, ये सारी चीजें आपके मन को डिस्टर्ब करके आपके शारीरिक दोषों को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी और जो सौमनस्य बोला गया है प्रेगनेंसी के लिए वो आपके शरीर में नहीं आ पाएगा। तो आशा है ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी और आप अपनी डेली रूटीन में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप जितना अच्छा इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे उतने जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ब्लिस वेदास में और जो आपको इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन चीजों को फॉलो करें और जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। थैंक यू।